प्रश्न अभ्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित पाठ उत्साह से संबंधित। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो देखिए, कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है और वो इसलिए करता है कि वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहारें छोड़ने के लिए। रिमझिम बरसने या गरजने के लिए वो पुकार लगाता है। कवि तप्त धरा के दुख से बहुत दुखित है। जीव प्यासों से त्रसित हैं। वनस्पतियाँ जल की मांग कर रही हैं। देश जनजीवन के हर जीव की यही पुकार है कि पानी बरसे। इसलिए कवि बादलों से कामना करता है कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ, क्रांतिकारी शक्ति के साथ बरसकर समस्त जीवों को तृप्त करें। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह का मतलब होता है उमंग, और उमंग मन की प्रसन्नता। जब धरती पर बादल की बूंदें गिरेंगी तो बूंदें गिरने से नए जीव, नए पौधों का अंकुरण होगा, नए बीजों का अंकुरण होगा और समस्त धरा पर प्रसन्नता से नए नए अंकुरण आकर हरियाली बिखेरेंगे। समस्त जीव तृप्त हो जाएंगे। समस्त जीवों में प्रसन्नता झलकने लगेगी। इसी कारण से लेखक ने कविता को उत्साह कहा, क्योंकि समस्त जीवों में उत्साह की उमंग उनके चेहरे पर दिखने लगेगी वर्षा के बाद। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? तो कविता में बादल 3 अर्थों में संकेत करते हैं हमारे पास। एक तो बादल जल बरसाने वाली शक्ति है। दूसरा, ये हर समस्त जीवों में उत्साह वर्धन करने वाला है। संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, क्योंकि बिना वर्षा के प्रकृति संघर्ष नहीं करेगी, और प्रकृति संघर्ष नहीं करेगी तो उसमें जैव संवर्धन होना संभव नहीं होगा। तीसरा है, ताप के पीड़ा से समस्त प्रकृति दुखी है और उसको सुखकारी शक्ति प्रदान करने में बादलों की अहम भूमिका है। अगला प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो जाए। नाद सौंदर्य, यानी उसमें रिदम आ जाए, उसमें एक गेय शैली आ जाए जिसे गाया जा सके। तो उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? उनको छांट कर लिखो। नाद सौंदर्य, जिनमें वाद्य यंत्रों की ध्वनि निकले। देखें, कविता में नाद सौंदर्य जिनमें रिदम निकलता है वो हैं जैसे घेर घेर घोर घोर गगन। घेर घेर घोर गगन, यहाँ गर्जना की रिदम निकल रही है।
एक आवाज़ निकल रही है। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले। इस तरह से ललित का मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बालों जैसे। पाल कल्पना किसे पाले इत्यादि ये शोर ध्वनि इनके माध्यम से निकल रही है। अगला प्रश्न रचना अभिव्यक्ति से है। जैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो इस तरह से आप कई कविताएं लिख सकते हैं। ये आपकी रचना पर निर्भरित है। आपको प्रकृति से प्रेरित होकर के कुछ भी लाइनें आप अपने मन से लिख दें। इसके बाद आता है अटनी रही है, दूसरा पाठ है। इसी के संग जुड़ा हुआ दूसरा भाग है, जिसमें पहला क्वेश्चन है छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन मन के भावों का बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों से पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? छायावाद मनुष्य का प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों में जीवन दर्शन करना ही छायावाद है। उसी छायावाद के प्रमुख कवि निराला, महादेवी वर्मा, सूर्य और सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद बहुत महान कवि हैं जिन्होंने प्रकृति में जीवन तत्वों को खोजा और अपनी कविता में धारण किया। तो छायावादी कविता प्रकृति के चित्रण द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में मिलेगा। जैसे आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ फागुन की जो शोभा का चित्रण किया गया है, अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का चित्रण है। आगे कहा है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ सांस लेना, घर घर भरना, नभ में उड़ने को पर करना यानी पंख लग जाना, ऐसी सोचना। तीनों स्थितियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त ही हैं, फागुन के लिए भी और मानव के मन के लिए। यहाँ आकर फागुन और मनुष्य का मन मानो एक हो गए हैं। जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मनुष्य के मन से प्रकट हो रहा है। दोनों में तादात्म्य है, दोनों एक ही रूप में। मन प्रसन्न है चारों ओर के प्राकृतिक सुंदरता को देखने के कारण। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन बहुत मतवाला है। फागुन बहुत ही हरियाली से युक्त है। चारों तरफ नए नए पुष्प की सुगंध से भरा हुआ है। हर जगह प्रकृति बीजों से परिपूरित फसलों के रूप में लहलहा रही है, जिससे फागुन जैसा सुहावना मौसम हर प्राणी को सुखमय नजर आ रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने पर भी हट नहीं रही है। निरंतर उसकी सुंदरता देखने के लिए आंखें विवश हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो कवि ने प्रकृति की सुंदरता का व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में चित्रण किया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है। हर घर, गांव, गली, हर स्थान पर फैला हुआ बताया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी
एक दृश्य में नहीं बांधा है, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता को छोटे दृश्य में बांधना अच्छा नहीं है, बल्कि असीम दिखाया है। कहीं सांस लेते हो, कहीं भी सांस ले लो, हर जगह व्याप्त है। वहीं आप सुगंध और मादकता से भर जाएंगे। कहीं मादक हवाएं चल रही हैं तो कहीं उनकी सुगंध है। घर घर में भरने के लिए अनेक रूप, जैसे शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी का भरना, उमंग का भरना, प्रसन्नता का भरना इत्यादि फागुन में ये सब मानवीय मन में देखने को मिलते हैं। उड़ने को पर करना, जैसे सुगंध चारों तरफ उड़ रही है, ऐसे ही हर आदमी, हर व्यक्ति फागुन की सुंदरता को देखने के लिए चाहता है कि यदि मेरे पास पंख होते तो मैं भी इस सुंदरता का निरीक्षण करता। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है, मन की उमंग पर भी होता है। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। तो पक्षी जैसे स्वरूप को व्यक्ति चाहता है कि हम फागुन की सुंदरता को देखने का प्रयास करें। फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है? देखिए, फागुन बसंत ऋतु का महीना है और बसंत ऋतु में समस्त अनाज युक्त पौधे खेतों में हरे भरे लहलहाते हैं। अनाज धन धान्य को देने वाला होता है, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और उसके अच्छे खेत को देकर किसान का हृदय प्रसन्न हो जाता है और मन से झूम जाता है और नए सपनों में खो जाता है। उसे अपने जीवन की खुशियाँ दिखने लगती हैं हरे वृक्षों के रूप में। ऐसा अन्य ऋतुओं में प्रायः ज़्यादा कम देखा जाता है। इसके अलावा भी मन प्रसन्न होता है, वातावरण खुला होता है, ज़्यादा ठंड नहीं होती है, कम गर्मी भी नहीं होती है, वातावरण स्वच्छंद होता है, मेले इत्यादि लगते हैं। चारों ओर का वातावरण सुंदर और अद्वितीय होने के कारण से फागुन सभी ऋतुओं में एक श्रेष्ठ महीना है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताई। देखिए, निराला छायावादी कवि है, प्रकृति में सूक्ष्म तत्वों का निरीक्षण करने वाले महान कवि हैं। जीवन संघर्षमय रहा है, लेकिन काव्य कला को इन्होंने बड़ी निपुणता से प्रदर्शित किया है। समस्त रस छंद अलंकार इनकी काव्य शैली में है। प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, शब्द शक्तियों का भरपूर प्रयोग है। समस्त रसों का निष्पादन इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया है। मूलतः निराला ओजस्वी कवि हैं। इनकी वाणी में ओज है, विद्रोह है, विप्लव है, जो खिन्नता है, जो गरीबों को एक अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रकृति में ये जो निम्न तत्व हैं उनका निष्पादन करने में, उनको उच्च स्थान देने के प्रयासरत कवि हैं। भाषा इतनी प्रवाहमयी है कि सामान्य पाठक सरलता से समझकर इनके काव्य शैली को ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से इनकी शिल्प कला बड़ी सरल शैली का प्रयोग है, जो सहजता से समझ में आती है। जय हिंद, जय भारत।